ड्रामा शुरू होता है जहां हमें ड्रामा की फैमिली जी को दिखाया जाता है, जो कि 14 साल की 8th ग्रेड में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है। क्लास में जी का ध्यान कहीं और होने की वजह से क्लास टीचर उसे डांटते हैं और अगले दिन अपने पेरेंट्स को साथ लाने के लिए कहते हैं। जी अपने भाई जहां को मैसेज करती है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो घर से दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। जी उसे घर आने को कहती है ताकि वो उसकी मदद ले सके और वो उससे अपने टीचर को मिलवा सके, क्योंकि जी अपने पेरेंट्स को ये बात कहने से डर रही होती है, क्योंकि इससे पहले भी जी अपने पेरेंट्स को 2 बार स्कूल में ले आ चुकी थी। लेकिन झांग उसे मना कर देता है। झांग को भला बुरा कहते हुए जी घर आती है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल झांग तो पहले से ही घर आया हुआ है। जी भागकर जल्दी से उसके रूम में जाती है, जहाँ हमारे इस ड्रामा का मेन लीड जियाक्सु होता है, जिसे वो अपना भाई झांग समझ लेती है। जियाक्सु भी उससे मस्ती करने लगता है कि वही झांग है, लेकिन जब तक झांग भी वो आ जाता है और जब जी उसे देखती है तो तब उसे अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो झांग से लड़ने लगती है कि तुम मुझे मैसेज पर मना क्यों कर रहे थे। और झांग को मारते मारते वो खुद भी रोने लगती है। जी को ऐसा रोता देख उसकी माँ झांग को डांटने लगती है और मारती भी है। झांग के बाहर जाने के बाद जी जियाक्सु को उसके स्कूल की बात बताती है और उसे अपना भाई बनकर स्कूल आने का कहती है। जियाक्सु उसके स्कूल का नाम पूछता है और तब उसे पता चलता है कि जी की सिर्फ हाइट छोटी है, दरअसल वो तो 14 साल की हाई स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। दोनों को बात करते देख झांग फिर से जी को चिढ़ाने लगता है और जियाक्सु बिना कुछ कंफर्म किए कि वो कल स्कूल आएगा कि नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जी उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन जियाक्सु स्कूल छूटने के बाद आता है। जी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन जियाक्सु उससे माफ़ी मांगता है और टीचर से जाकर मिलता है, जहाँ टीचर उसे बताती है कि जी वैसे तो पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की और एक ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन अक्सर उसका ध्यान क्लास में कहीं और होता है, जिसके लिए हमेशा उसकी कंप्लेंट होती है। अब समय बीतता है और जी 17 साल की हो जाती है। इस समय वो 11th ग्रेड में होती है। एक दिन झांग घर आता है और वो अपने पापा की कार की चाबी मांगता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त जियाक्सु के साथ एक नए हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा हूँ, जो कि जी के स्कूल के काफ़ी पास है। जियाक्सु का नाम सुनते ही जी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और झांग से उसके हॉस्पिटल आने के लिए जिद करती है। इस पर झांग मान जाता है। अगले दिन जी स्कूल से छूटने के बाद हॉस्टल पहुंच जाती है, जहां वो सालों बाद उसने दोबारा जियाक्सु को देखा था और वो देखते ही रह जाती है, जो जी को उसी हॉस्टल के रूम में छोड़कर चला जाता है। जियाक्सु को थोड़ी पैसों की तंगी होती है, इसलिए वो काफ़ी सारी जॉब करता है। अब हम देखते हैं कि जी हॉस्टल में अपनी कोई बुक को छोड़कर चली आई है, जिसमें जी को होमवर्क मिला हुआ था, इसलिए वो झांग को उस बुक को ढूंढने के लिए कहती है और झांग उस काम को जियाक्सु को सौंप देता है। जियाक्सु को वो बुक मिल जाती है और वो जी से कहता है कि कल सुबह 6 बजे तुम मुझे बस स्टॉप पे मिलो, जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी नोट्स दे दूंगा और तुम अपना होमवर्क पूरा कर पाऊंगी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जी सुबह ही सुबह तैयार होकर एकदम टाइम पर बस स्टॉप पहुंच जाती है और जहाँ वो जियाक्सु का इंतजार कर रही होती है। और तभी पीछे से जियाक्सु आता है और कहता है कि चलो बैठ कर के नाश्ता करते और तुम वहाँ पर अपना होमवर्क भी कर लेना। अब हम देखते हैं कि झांग जी को लेके रेस्टोरेंट जा रहा होता है, जहाँ उसके कुछ दोस्तों के साथ जियाक्सु भी होता है, जो कि जी को थोड़ा बहुत तंग करता है और कहते हैं कि तुम मुझे हर बार देखकर ब्लश क्यों करने लगती हो। और तभी सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। जियाक्सु देखता है कि जी की स्कर्ट पर एक दाग लगा हुआ है, तो वो जी को वॉशरूम जाने के लिए कहता है और वो झांग को फ़ोन करके बुलाता है और कहता है कि हमें जी के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना होगा। और वो दोनों साथ में मिलकर मॉल चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक सैनिटरी पैक लेते हैं और जियाक्सु एक स्कर्ट भी उसके लिए ले लेता है, क्योंकि जी की स्कर्ट खराब हो गई थी। अब वो एक लड़की से बाथरूम में जी को स्कर्ट और नैपकिन भिजवाते हैं। जी अब बाहर आती है तो वो बहुत एम्बेरस होती है, लेकिन वहाँ जियाक्सु नहीं होता है, सिर्फ झांग होता है। और दोनों खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं, जहाँ जियाक्सु जी के लिए गर्म पानी लेके आता है। और रेस्टोरेंट से जाते वक्त जी की नज़र एक डॉल पर पड़ती है, जिसे जीत कर जियाक्सु उसे गिफ्ट कर देता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए आई होती है और तभी वो अपने एक दोस्त के साथ एक कैफ़े में जाती है, जहाँ वो जियाक्सु को काम करता देख चौंक जाती है। जियाक्सु उसे एक ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए कहता है। जी जब उसे ड्रिंक के पैसे देती है तो जियाक्सु उसे मना कर देता है, लेकिन जी पैसे टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। जी अपने फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस आ रही होती है और तभी उसके एक बचपन का क्लासमेट उसे अपने प्यार का कन्फेस करता है, लेकिन जी उसे डांट देती है, तो वो लड़का रोते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियाक्सु ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो जी से कहते हैं कि तुम किसी को भी इतना हार्शली रिजेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें उसे अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए था। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और जियाक्सु की यह बात सुनकर जी सोचती है कि तुम हमेशा मुझे बच्चे ही समझोगे और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जी को उसके स्कूल टीचर
स्पोर्ट्स डे में लॉन्ग जंप करने के लिए पार्टिसिपेट करने का कहते हैं और जी को मजबूरी में मानना पड़ता है। अब स्पोर्ट्स वाले दिन इंस्ट्रक्टर के रूप में झांग और जियाक्सो को देखकर जी फिर से चौंक जाती है। जहाँ झांग उसकी हाइट का मजाक उड़ाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हारी हाइट इतनी है कि तुम इस गेम में पार्ट ले सको, जिस पर जियाक्सो से कहते हैं कि मेरी बहन को छेड़ना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन सब बातों पर जी काफ़ी नर्वस हो जाती है और जंप करते टाइम वो गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। जियाक्सो उसे अपनी पीठ पर उठाकर एक कैंप में लेके जाता है और उसकी चोट पर दवा लगाता है और तभी एक दूसरी लड़की को भी चोट लग जाती है, जिसे देखने के लिए जियाक्सो जी को वही छोड़कर चला जाता है। और ये सब देख के जी पूरी जलभुन जाती है और वो अपने भाई को ही डांटने लगती है और परेशान करती है, जो उसे घर लेके जा रहा होता है। अगले दिन जी स्कूल से घर के लिए आ रही होती है और तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें आज एक शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाती हूँ, और वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ 3 लड़कियाँ रोज जी की फ्रेंड को बुली किया करती थी और उससे पैसे मांगती थी। आज जी को देखकर वो जी से भी पैसे मांगने लगती है और उसे धक्का देकर उसके पैसे छीन लेती है। जी अपनी दोस्त पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने जी को धोखे से यहाँ पर लेकर आई थी और उसने अभी तक के बताया नहीं था कि कुछ लड़कियां उसे बुली किया करती है। जी वहाँ से रोते हुए निकलती है और वही दूसरी तरफ झांग जियाक्सो को जी को घर लाने के लिए कहता है क्योंकि लास्ट टाइम जी के पैर में गेम खेलते समय चोट लग गई थी। जी को रोता देख जियाक्सो उसे गले लगा लेता है और उसे रोने की वजह पूछते हैं। जी सब उसे सच सच बता देती है। झांग जियाक्सो 2 और दोस्तों के साथ अगले दिन जी के स्कूल आते हैं ताकि वो जी को बुली करने वालों को मजा चढ़ा सके, लेकिन जी जब उन्हें बताती है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़कियां है जो उनसे बुली करती है तो उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी झांग अपने बहन के लिए पीछे नहीं हटता है और वो उन लड़कियों के पास जाके उन्हें अच्छे से धमका के आता है, जिससे उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और वे लड़कियां उनसे माफ़ी मांगने लगती है और जियाक्सो भी जी के आंसुओं का हिसाब लेता है। ये सब देखकर जी बड़ी खुश होकर जियाक्सो की तरफ देखती है और इधर झांग से एक छोटी सी कैंडी के लिए उसे नोकझोंक कर रही होती है। अगले दिन जी की दोस्त उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उसी दिन जी के एग्जाम्स के डेट अनाउंस किए जाते हैं। जी अपने सारे एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे से देती है और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके लगभग सारे मार्क्स अच्छे ही होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर जो कि फिजिक्स का होता है। जी के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें झांग से फिजिक्स सीखनी चाहिए, वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है। कुछ दिनों तक झांग उसे पढ़ाता है लेकिन दोनों इतना आपस में लड़ते हैं कि झांग उससे तंग आकर कहते हैं कि मैं इसे अब नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछती है। इससे परेशान होकर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं अपनी जी के लिए एक नया ट्यूटर रख लूंगी। अगले दिन जी अपने नए ट्यूटर का इंतजार कर रही होती है और तब उसे पता चलता है कि नया ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि जियाक्सो है। तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है और वो रोज अच्छे से तैयार होकर टाइम पर जियाक्सो के पास पढ़ने आती है। लेकिन जियाक्सो जब उसे पढ़ाता है तो तब उसे पता चलता है कि जी का इंटरेस्ट फिजिक्स में काफ़ी कम है, इसलिए वो जी का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए झांग को कहते हैं कि हमें जी को म्यूजियम लेके जाना चाहिए जहाँ उसका इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज होगा और वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगी। इसलिए जियाक्सो, झांग और जी अगले दिन ही म्यूजियम जाते हैं जहाँ झांग गेम खेलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जियाक्सो जी को म्यूजियम का पूरा टूर कराता है और वही जियाक्सो जी के लिए पानी लाने जाता है तो इधर जी अपनी जियाक्सो का स्केच बनाने लगती है और जियाक्सो का आता देख वो स्केच बुक वही भूलकर चली जाती है। रात का समय हो जाता है और जी अपनी स्केच बुक को ढूंढ रही होती है और तब उसे याद आती है कि उसने स्केच बुक उसी म्यूजियम में छोड़ दिया। तो वो म्यूजियम के स्टाफ को फ़ोन करती है जो बताते हैं कि हमने जो आपके साथ एक लड़का आया था उसको आपकी बुक हमने दे दी थी। जी ये सुनकर डर जाती है। उसने ऐसी तस्वीर बनाई होती है जो कि जियाक्सो और उससे रिलेटेड होती है, इसलिए वो सोचती है कि मुझे एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ेगी जिससे जियाक्सो को मुझ पर शक ना हो कि मैं उसे सीक्रेटली चाहती हूँ। जी अपने घर वालों से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी और हम ऑनलाइन चैट करते हैं। यह बात सुनकर झांग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हॉस्टल में आकर बड़बड़ाता रहता है और जब जियाक्सो से पूछता है कि आखिर क्या वजह है तुम्हारे गुस्से की, तब झांग उसे बताता है कि आज सुबह जी ने अपने किसी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के बारे में बताया और ये बात मुझे परेशान कर रही है। अगर वो लड़का मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार मार के उसकी चटनी बना दूँ। और ये बात सुनने के बाद जियाक्सो भी शॉक हो जाता है। जी और इस उम्र में बॉयफ्रेंड, और वो झांग से कहता है कि ठीक है मैं कल उससे बात करूँगा। अगले दिन जी इधर परेशान हो रही होती है कि जियाक्सो मेरे बारे में क्या सोचेगा और तब तक जियाक्सो जी को पढ़ाने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम जिस लड़के से बात करती है वो कौन सी क्लास में। जी कहते हैं कि वो कॉलेज में है और ये सुनकर जियाक्सो भी भड़क जाता है कि तुम अभी हाई स्कूल में हो और तुम कॉलेज स्टूडेंट के साथ डेटिंग कर रही हो, तुम दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर है। क्या ये बात उस लड़के को पता है? जी कहते हैं कि हाँ वो सब जानता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जियाक्सो कहता है कि तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी हो, इन सब के पीछे ना पड़ो। तो जी कहते हैं कि तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड होगी ना, जिस पर जियाक्सो कहते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है
लेकिन जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं सबसे पहले उसे तुमसे ही मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और तुम भी मुझसे वादा करो कि जब तक तुम कॉलेज में नहीं चली जाती, तुम डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगी, तब तक तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब सीन कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि चाइनीज न्यू ईयर के दिन जीएक्सू जी के डैड के साथ उसके घर को डेकोरेट कर रहा होता है, जहाँ जी धीरे से जीएक्सू के पैकेट में एक रेड लिफाफा रख देती है। जीएक्सू जी के घर को डेकोरेट करने के बाद अपने हॉस्टल चला आता है, जहाँ उससे फोन आता है कि उसके बीमार डैड की हालत और ज्यादा खराब हो गई है और उसे जल्द से जल्द ये आना होगा, जो कि उसका होम टाउन है। और जीएक्सू अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन जीएक्सू और जांग ग्रेजुएट हो रहे हैं। जी अपने डैड के साथ जांग को सपोर्ट करने के लिए कॉलेज आई होती है, जहाँ जी जीएक्सू के लिए बुके लाई रहती है, क्योंकि जीएक्सू की कोई फैमिली नहीं है। जी उसे बुके देकर कांग्रेचुलेट करती है। जीएक्सू उसके साथ कुछ फोटोज लेता है और जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। जांग ग्रेजुएट होने की खुशी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसे छोड़ने के लिए जीएक्सू उसके घर आता है, जहाँ उसके माँ बाप जीएक्सू को रात में अपने ही घर पे रुकने के लिए कहते हैं और जी को जांग के कुछ कपड़े जीएक्सू को देने के लिए कहते हैं ताकि वो आराम से सो सके। जहाँ जी और जीएक्सू कुछ देर बात करते हैं और जीएक्सू जी को उसका लिफाफा लौटा देता है और कहते हैं कि मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं सबसे पहले तुमसे ही मदद लूंगा। और जीएक्सू ये बात बताता है कि मैं अपने होम टाउन की एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने बीमार डैड को भी देखना रहता है। और ये कहकर जीएक्सू सुबह ही अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जांग अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा होता है कि जीएक्सू की शायद कोई गर्लफ्रेंड है, और ये बात जी सुन लेती है। जी बहुत दुखी हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे जीएक्सू की होम टाउन की फ्लाइट बुक करके वहाँ चली जाती है, जहाँ जांग जीएक्सू को फोन करके बताता है कि जी शायद अपने उसी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने तुम्हारे होम टाउन आई है। जीएक्सू जी को ढूंढते हुए एयरपोर्ट आता है, जहाँ जीएक्सू के साथ एक लड़की भी आती है, जिसे जी उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती है और रोने लगती है। जीएक्सू पूछता है कि क्या तुम सच में उसी लड़के से मिलने के लिए आई हो? तो तब जी उसे बताते हैं कि शायद वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। जीएक्सू कहते हैं कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में जरूर कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें सच में और बहुत ज्यादा प्यार करेगा। और फिर वो उसे डांटता भी कि मैंने तुमसे कुछ कहा था, जब तक तुम कॉलेज में नहीं चली जाती तब तक तुम ये सब चीज़ों से दूर रहोगी और तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जीएक्सू जी को समझा बुझाकर उसकी वापस टिकट कराकर उसे उसके घर भेज देता है। जी अपने मन को समझा लेती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं भी आगे बढ़ूंगी और तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। तुमने भी अपना वादा नहीं निभाया, तुमने कहा था कि जब भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। जी ये सारी बातें अपने मन में सोचकर रो रही होती है। जी अपने होम टाउन पहुंचकर वो देखती है कि एयरपोर्ट पर लेने उसका भाई आया है और वो जाकर उसे गले लगा लेती है और खूब रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। जहाँ उसे कहते हैं कि तुम रो मत, मैं मॉम डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, और वो उसे लेकर घर जाता है। ये से आते ही जीएक्सू के दिए हुए गिफ्ट्स और जी ने जो उसके लिए मैसेज लिखा था वो सब उठाकर वो एक बॉक्स में रख देती हैं, ताकि फिर वो उन सब चीज़ों को ना देख पाए और लाइफ में आगे बढ़ पाए। जी जीएक्सू को भूलने का फैसला लेती है और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब जी 19 साल की हो गई है, जिसने जी है कि ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। कॉलेज के भी कुछ दिन बीत जाते हैं और जी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रूममेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने एक क्लब में जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने घर के लिए जाने लगती है कि इतनी देर में उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि जीएक्सू की थी। इतने साल बाद उसकी आवाज सुनने पर जी चौंक जाती है। जीएक्सू कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम ये आने वाली हो तो मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो कोई अब फैमिली वाला तो मेरे पास रहेगा। जिस पर जी मन ही मन में सोचते कि क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। जीएक्सू जो कि उसे छोड़ने उसके हॉस्टल जाता है और उसे अपने साथ किसी दिन डिनर पे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जी जो कि अभी भी जीएक्सू से उसी बात के लिए गुस्सा है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। तब जीएक्सू जी को डिनर के लिए मैसेज करके बुलाता है, लेकिन जी उसे बार बार मना कर देती है। लेकिन काफी कोशिश के बाद नेक्स्ट वीकेंड को डिनर के लिए जी मान ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी की कॉलेज फ्रेंड उसे एक मिंग नाम के लड़के से मिलवाती है, जो कि जी में बड़ा इंटरेस्टेड था। वो जी को मूवी जाने के लिए पूछता है और कहता है कि नेक्स्ट वीक की टिकट मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। लेकिन जी उसे कहती है कि नेक्स्ट वीकेंड मेरा पहले से कुछ प्लान है, तो हम नेक्स्ट टाइम चलते हैं। वीकेंड के दिन जी बताई हुई जगह पर जीएक्सू का इंतजार कर रही होती है। इधर जीएक्सू काम के चलते सुबह से कुछ भी नहीं खाता और इसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। जी जीएक्सू को फोन करती है और जब जीएक्सू फोन उठाता है
तो जी उसकी आवाज में दर्द सुन उसके ऑफिस का एड्रेस पूछती है और उसके पास आ जाती है, जहाँ पर जीएक्सो अपनी बीमारी के चलते परेशान था। जी हॉस्पिटल जाने के लिए ऑफिस से बाहर आ जाती है और वो टैक्सी ढूंढ रही होती है कि तभी अचानक से जी और जीएक्सो आपस में लड़ जाते हैं, जिससे गलती से जीएक्सो जी के माथे को चूम लेता है और दोनों इस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और तब तक वहाँ पे टैक्सी भी आ जाती है जिसमें दोनों बैठकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जीएक्सो को सर्जरी की एडवाइस देता है और जीएक्सो भी सर्जरी के लिए मान जाता है। तभी उसकी माँ का फोन उसे आता है जो कि उससे पूछ रही होती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तब जी बताती है कि जीएक्सो को लेकर हॉस्पिटल आई हो क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब है। तब जी की माँ उसे बताती है कि जीएक्सो बहुत ही अच्छा लड़का है क्योंकि जब वो कॉलेज में था तो उसकी मॉम की अचानक से डेथ हो गई थी और इसके लिए हमने उनके फ्यूनरल पर कुछ पैसे दिए थे, जिससे जीएक्सो ने खुद पार्ट टाइम जॉब करके हमें चुकाया था। और उसके पिता की भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए तुम उसकी देखभाल अच्छे से करना। ये सुनने के बाद जी और भी दुखी हो जाती है। जब जीएक्सो की सर्जरी पूरी हो जाती है तो जी उसका हालचाल लेने के लिए उसके रूम में जाती है। तुम अब जल्दी से अपने हॉस्टल चली जाओ क्योंकि रात बहुत हुई है और टैक्सी से जाना और हॉस्टल पहुंचकर मुझे फोन करना। जिस पर जी चिढ़ते हुए कहते कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता करना बंद करो। और वो वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वापस भी चली आती है, जिसे देख जीएक्सो पूछता है कि तुम हॉस्टल क्यों नहीं गई। जी कहती कि क्या मेरी भी तबीयत खराब होती तो तुम भी मुझे ऐसे छोड़कर चले जाते। जी अपने खाने के लिए ब्रेड लेकर आती है और उसे खा रही होती है तो जीएक्सो उसे देखकर हंसता है क्योंकि वो बिल्कुल पफी फिश की तरह लग रही होती है। जब जी जीएक्सो को हंसता देखती है तो वो बाथरूम चली जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि नर्स ने कहा था जीएक्सो के शरीर को गंदगी से बचाना है, इसलिए वो टॉवल को भिगोकर लाती है और जीएक्सो के शरीर को पोंछने लगती है। और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाते हैं। फिर जी अपने आप को संभालती है और वो रूम के चेयर पर जाके सोने लगती है। और सोते समय जी अपना फोन चेक कर रही होती है तो मिंग उसे वॉइस मैसेज करता है जो कि इस शाम उसके साथ मूवी देखने जाने वाला था। उस वॉइस मैसेज को जी और जीएक्सो दोनों सुन लेते हैं। जीएक्सो कहते हैं कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर जी कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है और तुम मेरी पर्सनल बातें छुप छुप कर सुनना बंद करो। जिस पर जीएक्सो कहते हैं कि तुमने लाउड करके वॉइस मैसेज चलाया था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं सुना। अगली सुबह जी जीएक्सो का सामान लेने उसके घर जाती है, जहाँ वो अपनी और जीएक्सो की ग्रेजुएशन वाली फोटो देखती है और खुश होती है। लेकिन जब वो उसके सामान को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो जीएक्सो के रूम में एक बूढ़े अंकल भी आते हैं जिनकी सर्जरी होने वाली थी, जो इन दोनों को बार बार हस्बैंड वाइफ कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है जो तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। लेकिन उनको लाख बार समझाने पर भी वो नहीं मानते क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। जिस पर जी उन्हें बार बार कहती है कि जीएक्सो मुझसे बहुत बड़ा है और वो मेरी पापा की एज का है। ये सुनकर जीएक्सो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि क्या पता कल रात की बात से जी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। जी इसी तरह जीएक्सो की देखभाल करती है और जब जीएक्सो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके घर पर उसके दवाई का समय और उसके खाने का समय और भी काफी सारी जरूरी चीजों की नोट्स बनाकर उसे घर में हर जगह चिपका देती है और वो वहाँ से चली जाती है। जी के जाने के बाद जीएक्सो सोचता है कि शायद जी उस रात की बात से और उन बूढ़े अंकल की बात से अभी भी नाराज है। इसलिए जीएक्सो जी से माफी मांगने के लिए उसे बार बार डिनर पर इनवाइट करता है कि तुमने मेरी तबीयत खराब होने पे तुमने मेरी इतनी देखभाल की, जिसके रिप्लाई में मैं तुम्हें डिनर कराना चाहता हूँ। काफी कोशिश के बाद जी हाँ कर देती है और वो दोनों एक साथ डिनर पर चले जाते हैं। जी और जीएक्सो डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक लड़की अपने दोस्त के साथ आती है जो कि जीएक्सो के डेथ से हुए एक्सीडेंट में मरे आदमी की बेटी है, जिसके बाद में वो जीएक्सो से कंपनसेशन मनी लेने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी क्योंकि वो जीएक्सो को पसंद करती है, बल्कि वो अक्सर जीएक्सो को गिफ्ट्स भिजवाया करती थी। और जब जीएक्सो को वो फोन करती थी तो जीएक्सो उसका फोन नहीं उठाया करता था और ना ही उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करता था, इसलिए वो जीएक्सो पर बहुत गुस्सा थी। और जब वो जीएक्सो को किसी और लड़की के साथ देखती है तो वो अपना आपा खो देती है और जीएक्सो के मुंह पर एक गिलास मार देती है। ये देखकर कि हमारी जी चुप बैठने वालों में से थी, वो भी पानी का गिलास उठाकर उस लड़की के मुंह पे मार देती है और पूछती है कि तुम ऐसा किसी के साथ कैसा कर सकती हो, जिस पर वो लड़की ट्रे उठाकर उस पर चलाने वाली थी। तो जीएक्सो खड़ा होकर उसके हाथ से वो ट्रे ले लेता है और होटल के स्टाफ उस लड़की को वहाँ से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद जी जीएक्सो को लेकर बाहर आती है और गर्म पानी की वजह से जीएक्सो के चेहरे पे चोट लगी होती है और वो उसे मलहम लगाती है और पूछते है कि वो लड़की कौन थी, जिस पर जीएक्सो बताता है कि उस पर मेरे पापा का कुछ कर्ज था जो कि मैंने चुका दिया, फिर भी वो मेरा पीछा कर रही है। तो जी समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने उसके कर्ज को भर दिया है तो तुम उसे खुद को परेशान करने की इजाजत मत दो। ये सब सुनने और देखने के बाद जीएक्सो के मन में कहीं न कहीं जी के लिए फीलिंग्स आने लगती है
और वो जी के सर पर हाथ रखने ही वाला होता है कि जी मुड़कर देखती है और कहती है कि ये इस सीजन की पहली स्नो है, और जीएक्सू से कहती है कि अगर पहली स्नो में विश मांगो तो वो पूरी होंगी। जिसके बाद जीएक्सू जी के लिए हैप्पीनेस और जी जीएक्सू के लिए हेल्थ और हैप्पी लाइफ मांगती है, और दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएक्सू को उसके एक कॉलेज फ्रेंड का फोन आता है जो कि बताता है कि वो जल्द ही शादी करने वाला है, और वो उसे अपनी शादी में इनवाइट भी करता है। जिसके बाद वो जीएक्सू से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर जीएक्सू के दिमाग में सीधे जी की पिक्चर दिखाई देने लगती है, और जीएक्सू खुद से ही पूछता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, जी मुझे हमेशा बड़ा भाई समझती है और वो मेरे लिए कभी भी सेम फील नहीं करेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कॉलेज से छूटने के बाद जी सीधे जीएक्सू से मिलने जा रही होती है, क्योंकि उसने जीएक्सू के लिए एक गिफ्ट लिया होता है, और वो उसे मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, जिसे पढ़कर जीएक्सू भी खुश होता है। तभी एक ऑफिस एम्प्लॉय उसे बताता है कि वो लड़की जो तुम्हारा अक्सर पीछा करती है वो गेट पर आई हुई है और वो शोर मचा रही है और वो तुमसे मिलने की जिद कर रही है। इतने में जीएक्सू जी को ऑफिस की खिड़की से देखता है, तो वो ऑफिस के बैक डोर से जाकर जी को ऑफिस से बाहर खींचते हुए दूर ले जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे वर्क प्लेस पे ऐसे कैसे आ सकती हो। ये सुनने के बाद जी बिल्कुल उदास हो जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये कैमरा लेकर आई थी, जो तुम अपने डोर पे लगा दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डोर पर कौन खड़ा है, क्योंकि जी जान गई थी कि वो लड़की अक्सर जीएक्सू को परेशान करती है। ये सुनने के बाद जीएक्सू थोड़ा शांत होता है। जी के साथ जीएक्सू इसलिए ऐसा कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जी को किसी भी तरह की परेशानी हो, क्योंकि वो लड़की अगर जी को मेरे ऑफिस में देख लेती तो वो कहीं उसे हर्ट ना कर दे। लेकिन जी इन सब से दुखी होकर जीएक्सू को उसका गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है, और इसके बाद जीएक्सू लगातार जी को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जी उसके किसी भी मैसेज या फोन का जवाब नहीं देती और वो अक्सर दुखी रहती है। कुछ दिनों बाद जी के एग्जाम्स होने वाले होते हैं, इसलिए जी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जुट जाती है और जी का फाइनली एग्जाम खत्म भी हो जाता है। तब सारे क्लासमेट्स मिलकर एग्जाम्स ओवर सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर जी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि उसे जीएक्सू की कही बात बार बार याद आ रही होती है। तभी जी को जीएक्सू का कॉल आता है। नशे की हालत में होने की वजह से जी कॉल उठा लेती है और जी की आवाज सुनते ही जीएक्सू जान जाता है कि जी ने ड्रिंक किया हुआ है, तो वो उस क्लब का पता पूछकर वहाँ आने के लिए कहता है और उससे साथ में ये भी कहता है कि जब तक मैं वहाँ पे ना आ जाऊँ तुम वहीं पर ही रहना। जी ये सुनने के बाद अपना बैग उठाकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके पीछे मिंग आता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वहाँ जीएक्सू आकर उसे पीछे ढकेलता है क्योंकि यहाँ पे जीएक्सू पहली बार जेलस हो रहा होता है जी को किसी और लड़के के साथ देखकर, और वो कहता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, जिसे देखकर मिंग वहाँ से चला जाता है। जीएक्सू गुस्से में जी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से जाता है, जिस पर जी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और तुमने ही मुझसे बचपन में कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मैं अपने मन का कर सकती हूँ, फिर अब तुम मुझे क्यों कंट्रोल करना चाहते हो। जिस पर जीएक्सू कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम ड्रिंक कर सकती हो। इतने में जी की तबीयत खराब होती है और वो जीएक्सू पर वोमिट कर देती है, लेकिन जीएक्सू उसे कुछ नहीं बोलता और उसे गले लगाकर उसके सर पर थपथपाने लगता है, और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जी जमीन पर बैठ जाती है और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिस पर जीएक्सू उसे अपने बैग पर आने के लिए कहता है, लेकिन जी कहती है कि तुम्हारा तो ऑपरेशन हुआ है और तुम 3 महीने तक भारी सामान नहीं उठा सकते हैं। जिस पर जीएक्सू कहता है कि मेरे ऑपरेशन को 3 महीने हो चुके हैं। जिसके बाद जी रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत मोटी हूँ और बहुत अगली भी। जिस पर जीएक्सू अपनी हंसी नहीं रोक पाता और उसे हंसता देख जी कहती है कि देखो तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। जीएक्सू कहता है कि नहीं, मैं तुम पे नहीं हंस रहा, और वो जैसे तैसे जी को मनाकर उसे अपने बैग पर लेके कार तक जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त जी रो रही होती है। जीएक्सू उसके रोने की वजह पूछता है, तो जी कहती है कि मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता। जिस पर जीएक्सू उसका नाम पूछता है, तो जी उसे बताने से मना कर देती है। फिर जीएक्सू पूछता है कि क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। जिस पर जी कहते है कि वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बल्कि मुझे ही नहीं वो हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता है। पहले मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझे ही स्पेशल फील करवा रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो सबके साथ अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और ये कह के वो लगातार रो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीएक्सू जी को कार में बिठाकर कहता है कि अगर तुम मुझे इजाजत दो
तो मैं उस लड़के की जगह लेना चाहूंगा और तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहूंगा। लेकिन जी नशे की हालत में होती है तो वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिस पर जीएक्सू कहता है कि अगर तुम चुप रही तो मैं इसे हाँ समझ लूंगा। और वो कहता है कि मेरी हालत अब सुधर गई है, मैंने अपने सारे कर्ज भी भर दिए हैं और मेरे पास कार भी है और एक अच्छी नौकरी भी, बस मैं तुमसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूँ। ये सब कहने के बाद जीएक्सू सोचती कि मैं ये सारी चीज क्यों कह रहा हूँ, जी शायद कभी मुझे एक्सेप्ट ना करे। फिर उसके बाद वो उसे हॉस्टल में छोड़कर घर चला जाता है। अगली सुबह जब जी की आँख खुलती है तो उसे रात की बातें याद आने लगती है कि उसने जीएक्सू के ऊपर वोमिट कर दी थी, जिसकी वजह से वो बार बार खुद को कोसती है और कहती है कि भला जीएक्सू मेरी जैसी नशेड़ी लड़की को क्यों ही पसंद करेगा। जिसके बाद वो अपना फोन चेक करती है, जिस पर जीएक्सू का मैसेज आया रहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, इसलिए तुम तैयार रहना। जी जैसे ही बेड से उठती है तो उसके सारे रूममेट्स उससे पूछते हैं कि कल रात जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया था वो कौन था, तो जी बताती है कि वही मेरा क्रश था। इसके बाद जी तैयार होकर हॉस्टल से बाहर निकलती है एयरपोर्ट जाने के लिए, जहाँ जीएक्सू उसका कार में इंतजार कर रहा होता है। तभी पीछे से मिंग आवाज लगाता है जो कि जी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था और वो उससे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पर जी उसे ना बोलने वाली होती कि तभी उसे जीएक्सू की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर कोई तुम्हें पसंद करे तो तुम उसे अचानक से ना नहीं बोल सकती, तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। इसलिए जी मिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद तो बेचारे मिंग का दिल टूट ही जाता है। फिर भी वो कहता है कि चलो आगे से हम अच्छे दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, जिस पर जी हाँ बोलकर जीएक्सू की कार में बैठ जाती है। जीएक्सू तो जेलस हो ही रहा होता है और वो जी से पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में कल रात तुम बात कर रही थी। तब जी चौंक जाती है और मन ही मन में सोचते है कि कल रात मैंने जीएक्सू से क्या क्या कह दिया है। जी कहते कि नहीं, ये मेरा क्रश नहीं है, मेरा जिस पर क्रश है वो बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाला और बहुत ही ताकतवर है। जीएक्सू कहता है कि इमेजिन करने पर वो मुझे गुंडा लगता है, जिस पर जी कहते कि नहीं, वो बहुत ही काइंड है और मेरे बारे में छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। जिस पर जीएक्सू कहता है कि तुम चाहो तो मुझे किसी लड़की से मिलवा सकती हो। तो जी कहते हैं कि मैं जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ वह सारी मेरी ही एज की है। इसकी बात सुनने के बाद जीएक्सू कहता है कि 18 प्लस है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर जी चौंक जाती है क्योंकि पहली बार जीएक्सू किसी छोटी उम्र की लड़की को डेट करने की बात कर रहा होता है और इसी के साथ जीएक्सू जी को एयरपोर्ट छोड़ के चला जाता है। काफी दिनों के बाद जी अपने घर आई होती है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है। जहाँ यान उसे बातों ही बातों में बताता है कि कोई लड़की उसका पीछा कर रही है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो इसी ही बहाने जी जीएक्सू को मैसेज करती है कि क्या तुम यान की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हो, मुझे लगता है कि वो एक छोटी उम्र की लड़की है। जिस पर जीएक्सू रिप्लाई करते हैं कि 18 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद जी पूरी शॉक हो जाती है कि जीएक्सू को कम उम्र वाली लड़कियों से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएक्सू अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है जिसकी शादी होने वाली होती है। वो दोस्त जीएक्सू से पूछता है कि और भाई उस लड़की का क्या हुआ जिसे तुम पसंद करते थे। जिस पर जीएक्सू कहता है कि कुछ नहीं यार, मुझे लगता है कि वो लड़की किसी और को पसंद करती है और अगर वो उसके साथ खुश है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों भाई, उसने ऐसा क्या कहा जिससे तुम्हें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। तो जीएक्सू कहता है कि यार उसने मुझे उस लड़के के बारे में बताया कि वो उसके साथ बहुत काइंड रहता है और वो हमेशा ही अपने काम और अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है और वो एक पोस्ट ग्रेजुएट एक एडल्ट है। जिसको सुन के उसका दोस्त कहता है कि ये सारी चीजें तो तुम्हारे अंदर भी है, क्या वो तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रही थी? क्योंकि जब मैं भी किसी लड़की को इम्प्रेस करता था तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग उस लड़की को बताता था कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, हो सकता है कि वो भी लड़की ऐसा ही कर रही हो। जिस पर जीएक्सू कहने लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो लड़की मुझे पसंद कर रही हो। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है और तुम्हें ट्राई भी करना चाहिए और उससे कुछ सवाल पूछने चाहिए जिससे कि तुम्हें कंफर्म हो जाए। कुछ दिनों के बाद हमें एक वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान और जीएक्सू के दोस्त की शादी हो रही होती है। यान अपने साथ जी को भी इस वेडिंग में लाता है और थोड़ी देर बाद जीएक्सू भी उन्हें ज्वाइन करता है। जीएक्सू जी से बार बार उसके क्रश के बारे में सवाल करता रहता है और उससे कहता है कि तुम पहली बार अपने क्रश से कहाँ मिली थी। जिस पर जी कहते हैं कि बार में। जीएक्सू कहते हैं कि लेकिन तुमने तो मुझे उस रात कुछ और बताया था। जिसके बाद जी कहते हैं कि हाँ सही कहा, मैंने जो तुम्हें उस रात बताया था वही सही होगा क्योंकि मैं भूल गई हूँ। और ये सुनने के बाद जीएक्सू
कंफर्म हो जाता है कि जी उसी के बारे में बात कर रही है, क्योंकि जी उसे क्रश वाली बात बताई ही नहीं होती है। जिसके बाद जीएक्सू जी को छोड़ने उसके घर जाता है, जहाँ वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिस पर कि जी का नाम लिखा होता है। ये देखकर जी बहुत खुश होती है और वो अब सर्च करने लगती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ब्रेसलेट गिफ्ट करे तो इसका क्या मतलब होता है। जिसके रिजल्ट में आता है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। यह सब देखने के बाद तो जी बहुत खुश होती है। जीएक्सू जी को घर छोड़ते वक्त कहता है कि कल सुबह की फ्लाइट से तुम वापस जा रही हो, उसी फ्लाइट में मेरी भी टिकट है, इसलिए मैं कल सुबह तुम्हें पिक करने आऊंगा और हम दोनों साथ में ये जाएंगे। और जी ठीक वैसा ही करती है। जीएक्सू सुबह सुबह उठकर जी के घर आ जाता है और उसे पिक करता है। दरअसल जीएक्सू की कोई टिकट नहीं होती, बल्कि वो रात भर बैठ के इस फ्लाइट में टिकट करती जिसमें जी की टिकट होती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जीएक्सू को उसका एक फ्रेंड मिलता है जो कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जीएक्सू मना करता है। तो वो फिर कहता है कि हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग है ना। जीएक्सू कहते हैं कि ये सारी झूठी बातें तुमसे कौन कह रहा है। तो वो लड़का वहाँ से माफी मांगते हुए चला जाता है। जी पूछते है कि जियांग कौन है, जिस पर जीएक्सू बताता है कि वो वही लड़की जिसने उस दिन होटल में मुझ पर पानी फेंका था। जी कहते कि यानी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वो है ना जिसके साथ तुम मुझसे मिलने एयरपोर्ट आए थे। जिस पर जीएक्सू मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है और जीएक्सू जी से मिलने के लिए लंच प्लान करता है, जहाँ जी पूरी अच्छी तरीके से तैयार होकर आती है। जीएक्सू कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, जिस पर जी को लगता है कि कहीं जीएक्सू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से तो नहीं मिलवाने वाला, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो मुझसे मिलवाएगा। जिसके बाद जीएक्सू जी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसकी बॉस होती है, जिसे देख के जी को पक्का यकीन हो जाता है कि शायद वही उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जीएक्सू की बॉस जी से अकेले में कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी बॉस हूँ। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं उसे सपोर्ट करने आई थी। ये सुनने के बाद जी को थोड़ी राहत होती है। जीएक्सू जी को लेकर मूवी थिएटर जाता है, जहाँ जी एक ड्रिंक ऑर्डर करती है जिसमें मिल्क होता है। जी ड्रिंक को पीती है और उसे पता चलता है कि इसमें मिल्क है और उसे मिल्क से एलर्जी है। जिसके बाद उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है और उसके चेहरे को देखकर जीएक्सू उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन जी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं कुछ मेडिसिन ले लूंगी जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। जी अपना ऐसा चेहरा किसी और को कैसे दिखाए, इसलिए वो अपने चेहरे पर कपड़ा बांध देती है। जिस पर जीएक्सू कहता है कि तुम कैसी भी लगो, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा ब्यूटीफुल ही रहोगी। ये सुनने के बाद जीएक्सू थोड़ी खुश होती है और जीएक्सू उसे हॉस्टल छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी का बर्थडे होता है और जीएक्सू उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। तो सुबह ही सुबह जी अच्छे से तैयार होकर हॉस्टल से बाहर आती है, जहाँ पर जीएक्सू उसका इंतजार कर रहा होता है। और तभी पीछे से मिंग जी को आवाज लगाता है, जो कि उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाया रहता है, जिसे देखकर वो उसे बर्थडे विश करता है। जिस पर जी थैंक यू बोलकर जीएक्सू के पास चली जाती है, जहाँ मिंग को देखकर जीएक्सू थोड़ा सा जेलस फील करता है और जी से पूछने लगता है कि तुम मुझे अपने क्रश के बारे में कब बताओगी। तो जी उसकी बात को बदल देती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं, जहाँ बहुत भीड़ होने के कारण जीएक्सू जी को अपना हाथ पकड़ने को कहता है, जिस पर जी शर्मा रही होती है। तो जीएक्सू अपना हाथ अच्छे से पकड़वा कर खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद जीएक्सू और जी दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं, जहाँ पर जी को ठंड लग रही होती है। तो जीएक्सू उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए देता है। तो जी कहते हैं कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लगता कि मैं आपका हाथ पकड़ूं। जिस पर जीएक्सू कहते हैं कि हाँ अभी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, चलो ठीक है। ये सुनने के बाद जी जीएक्सू को देखने लगती है कि जीएक्सू कितने बोल्ड तरीके से ये सारी बातें आसानी से कर ले रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएक्सू जी को लेकर अपने घर की टेरेस पर जाता है, ताकि वो जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और उसने टेरेस को खूब अच्छे से सजा हुआ होता है और जी के लिए अपने हाथों से केक बनाया होता है, जो देखकर जी बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों मिलकर केक कट करते हैं और जी केक खाने लगती है, जहाँ जीएक्सू फिर से जी से पूछता है कि तुम कभी ना कभी तो किसी को डेट करोगी, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। पर जी कहती है कि मुझे टॉल, हैंडसम और काइंड लड़के पसंद है, जो मेरी बातों को इम्पोर्टेंस दे। जिस पर जीएक्सू कहते हैं कि ये सारी खूबी तो मेरे अंदर भी है, तो क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। जो सुनकर तो जी पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी कहती कि ऐसा भी नहीं है। तो जीएक्सू उस पर कहते कि यानी तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती। जी कहती कि मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मुझे बस इस पर सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जिस पर जीएक्सू कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें खुद को डेट करने के लिए मनाता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। और जी इसी बारे में सोच कर मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है कि जीएक्सू उसे पसंद करने लगा है और वो उसे डेट करना चाहता है। जी जब घर आती है तो जीएक्सू के दिए हुए गिफ्ट्स को खोलती है, जो कि एक कैमरा होता है, जिसे वो चेक करती है। तो उसमें जीएक्सू की बॉडी की फोटो होती है, जिसे वो जीएक्सू को भेजकर पूछती है कि ये क्या है, जिसे देखकर जीएक्सू भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इसमें ये फोटो कैसे आ गई। तब उसे याद आता है कि उसने कैमरे को ऑनलाइन ऑर्डर किया था और उसे चेक करते वक्त शायद वो फोटो उसमें आई थी। जिस पर जी कहती है कि ठीक है,
वैसे भी इसमें कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। तो जीएक्सू शरारत से मैसेज करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए क्लियर बिल्कुल ऐसी ही फोटो भेज सकता हूँ, जिस पर कि हमारी जी शर्मा जाती है। तभी जी को उसके भाई यान का मैसेज आता है, जो कि उसे बर्थडे विश कर रहा होता है, जो देखकर जी उसे फोन करती है और उसे बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उसे डेट करना चाहती हूँ, लेकिन वो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा है। जो सुनकर यान गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तुम किसी को डेट नहीं कर सकती, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वहाँ आकर तुम्हें घर वापस लेते आऊंगा। जिस पर यान कहती कि ये कैसी बात हुई भला, जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी मैं किसी को डेट नहीं कर सकती। जिस पर यान कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, और वो ये कह के फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर अपनी और जीएक्सू की बातें शेयर कर रही होती है। तभी जीएक्सू मैसेज में पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो, जिस पर उनकी फ्रेंड कहती है कि इतनी जल्दी जवाब मत देना, अगर तुमने ऐसा किया तो जीएक्सू को लगेगा कि तुम हमेशा फ्री रहती हो और तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो जी उसे नहीं का जवाब देती है, जिस पर जीएक्सू उसे फिर से अगले दिन का पूछता है तो जी फिर से मना करती है, और जब जीएक्सू तीसरी बार पूछता है तो जी मान जाती है, क्योंकि उनकी फ्रेंड का मानना था कि अगर कोई इंसान 3 बार पूछ रहा है तो यानी वो तुम में इंटरेस्टेड है और वो सच में तुमसे मिलना चाहता है। जी की हाँ देखकर जीएक्सू बहुत खुश हो रहा होता है। जी डेट वाले दिन तैयार होकर जीएक्सू से मिलने हॉस्टल से बाहर आती है कि तभी जीएक्सू फोन करके बताता है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम के चलते वो आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा, जिसके कारण जी अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। फिर अगले दिन भी जीएक्सू जी को मिलने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई होती है, जिसे ठीक करना जीएक्सू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा ही कई बार होता है, जिस पर जी और उसकी फ्रेंड्स गुस्सा करती है कि ऐसा भी क्या काम है कि उसे तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पा रहा। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जीएक्सू अपनी कंपनी की सारी दिक्कतों को कंप्लीट करके जी से मिलने के लिए मैसेज करता है, और वो जी से मिलने की टाइमिंग फिक्स करता है। लेकिन तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है, जो कि बता रही होती है कि तुम्हारे डैड की कुछ तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बेड पे रहते 10 साल हो चुके हैं और तुम्हें अब उनके लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा। इसलिए जीएक्सू अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल चले जाता है और उसे दोबारा जी से मिलने के लिए मना करना पड़ता है, और वो अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जीएक्सू अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ होता है और बाहर बर्फ गिर रही होती है, जिसे देखकर जीएक्सू बहुत खुश होता है और अपने डैड के आने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो तीनों मिलकर खाना खा सके। तभी उसके डैड बहुत बुरी हालत में घर आते हैं और वो बहुत डरे हुए होते हैं, जो बताते हैं कि उनसे नशे की हालत में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसे वही छोड़कर चुपके से घर वापस चले आए हैं। जीएक्सू पुलिस को फोन लगाने लगता है ताकि वो उस आदमी को बचा सके, लेकिन जीएक्सू के डैड के बार बार मना करने पर जीएक्सू उनसे हाथापाई करने लगता है और वो पुलिस को फोन लगा देता है। पुलिस के डर से जीएक्सू के डैड खिड़की से बाहर कूद जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई होती है, जो देखकर जीएक्सू दंगी रह जाता है। उसके बाद जीएक्सू के डैड को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जीएक्सू के डैड पर बहुत सारा कर्ज होता है, जिसे जीएक्सू और उसकी माँ बहुत ही हार्ड वर्क करके चुकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ जीएक्सू अपने स्टडी को छोड़ने की अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तो उसकी माँ उसे कसम देती है कि तुम्हें अपनी स्टडी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सब चीजों को हैंडल कर लूंगी। लेकिन कुछ ही सालों के बाद जीएक्सू की मॉम को भी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और वो कुछ ही दिनों के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद जीएक्सू बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो इन सारी बातों को सोचकर जीएक्सू बहुत ही दुखी हो रहा होता है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में क्लास में बैठी होती है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं भी जीएक्सू को फुल इग्नोर करूंगी, आखिर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तभी जीएक्सू उसकी क्लास में जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जी चौंक जाती है और जीएक्सू उसके पास बैठकर उसे लगातार देखने लगता है, जिस पर सारे क्लास के बच्चे उसे बार बार देखते हैं और कहते हैं कि इतना हैंडसम लड़का जी का बॉयफ्रेंड है, जी कितनी लकी है। तो इस पर जी बार बार जीएक्सू से उसकी नजर हटाने को कहती है, लेकिन जीएक्सू जो कि जी को काफी दिनों के बाद देख रहा होता है और वो इसी वजह से उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाता। जी सोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी अपना काम करो। तो जीएक्सू उसके करीब जाकर अपने हाथ से उसके गाल को टच करने लगता है, जैसे कि उसने उसे किस किया। ये देखने के बाद जी अचानक आँख खोल देती है और कहती कि ये तुमने क्या किया, जिस पर जीएक्सू कहता है कि क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो जी कहते हैं कि तुमने मुझे किस किया। तो जीएक्सू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने कब किया। तो जी उसके गाल के पास जाकर उसे किस कर लेती है और कहती है कि तुमने ऐसा ही किया। और ये देखकर जीएक्सू चौंक जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, जिसके बाद दोनों घर वापस जा रहे होते हैं कि तभी मिंग को वॉलीबॉल खेलते हुए देख उसके पास चले जाते हैं और तभी मिंग को चोट लग जाती है, जिसकी जगह जीएक्सू को बुलाने लगते हैं। जीएक्सू भी वॉलीबॉल खेलने चला जाता है और इतना अच्छा खेलता है कि सब देखकर चौंक
चौंक जाते हैं। जी तो ये सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि जीएक्सू इतना अच्छा वॉलीबॉल खेल सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएक्सू ऑफिस में अपना काम खत्म करके घर आ रहा होता है और जी को मैसेज करके डिनर के लिए कहता है। तो जी कहती है कि मैं आज किसी और के साथ डिनर के लिए जाने वाली हूँ। जीएक्सू सोच रहा होता है कि जी किसकी बात कर रही है। तभी जी वहाँ केक और कुछ बलून्स लेकर आते हैं क्योंकि आज जीएक्सू का बर्थडे होता है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। ये देखकर जीएक्सू बहुत खुश होता है और दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाने लगते हैं, जहाँ पर जी यान को मैसेज करके याद दिलाती है कि आज जीएक्सू का बर्थडे है और तुमने अभी तक उसे विश नहीं किया। तो यान जीएक्सू को फोन करता है और उसे बर्थडे विश करता है और जीएक्सू से कहता है कि जी किसी पोस्ट ग्रेजुएट लड़के से प्यार करती है और मुझे लग रहा है कि वो इस बार का समर ब्रेक वही बिताएंगी, घर वापस नहीं आएंगी। तुम उस लड़के का पता करो और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जी सारी बातें कार में सुन रही होती है। जब यान कॉल कट कर देता है तो जीएक्सू जी को टीज करता है कि अभी तक तुमने मुझसे हाँ नहीं कहा और यान से मुझे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। जिस पर यान एम्बुलेंस फील करती है और उसे चुप रहने को कहती है। इसके बाद जी जीएक्सू को रेस्टोरेंट लेकर आती है, जहाँ पर उसने उसके लिए स्पेशल बुकिंग की हुई होती है और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाती है और ये सब देखकर जीएक्सू बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद जी जीएक्सू के लिए डिनर बनाने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में जाती है और बड़ी मुश्किलों से नूडल्स बनाकर लाती है, जिसे खाकर जीएक्सू कहता है कि बहुत अच्छा है। तो जी भी टेस्ट करने जाती है, लेकिन जीएक्सू कहता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है और मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। जी कहते हैं कि यानी ये बहुत ही खराब बना है, इसलिए तुम मुझे इसे टेस्ट करने नहीं दे रहे हो। तो इस पर जीएक्सू मुस्कुराता है और तभी जी उसे कैंडल ब्लो करके विश मांगने को कहती है। तो जीएक्सू विश मांगता है और जब जी उसे विश के बारे में पूछती है तो जीएक्सू उसका नाम लेता है और ये सुनकर जी बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारी विश पूरी हुई। ये सुनकर जीएक्सू बहुत खुश होता है क्योंकि जी ने फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दिया था, इसलिए वो खड़े होकर जी को किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें जी और जीएक्सू को बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जीएक्सू जी को अपने फैमिली और अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि कुछ साल पहले मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और मेरे डैड जो कि 10 सालों से कोमा में हैं क्योंकि उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने ड्रंक ड्राइविंग में जियांग के फादर का एक्सीडेंट किया था, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन मैंने अपने सारे कर्ज को भर दिया है और अभी तो मेरे पास एक खुद की कार भी है और कुछ सेविंग्स भी। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। जिस पर जी कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है और हम सारी चीजों को मिलकर कर लेंगे और इसमें मैं भी तुम्हारी भरपूर मदद करूंगी, जो देखकर जीएक्सू बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे जीएक्सू जी को पिकअप करने के लिए कॉलेज जाता है, जहाँ पर जी उसे कहती है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए। तो जीएक्सू कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे तुम्हें गर्मी भी नहीं होगी, तुम आसानी से पढ़ना और मैं तुम्हें खाना भी बनाकर खिलाऊंगा। फिर दोनों जीएक्सू के घर आ जाते हैं, जहाँ पर जीएक्सू उसे अपने स्टडी रूम में लाकर बैठाता है और वहाँ पर खुद भी बैठ जाता है। जी उसे बाहर जाने को कहती है तो जीएक्सू कहते हैं कि मैं तुम्हें और देखना चाहता हूँ। तो जी उसके और करीब आ जाती है और कहती है कि लो मुझे ध्यान से देख लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जीएक्सू उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है और उसे किस करने वाला ही होता है। तभी जी उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि मुझे काफी कुछ पढ़ना है। तो जीएक्सू भी उसे पढ़ने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में लंच करते हैं और जी बर्तन धोती है। तभी जीएक्सू कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए नैप क्यों नहीं ले ली थी, जिससे कि तुम फ्रेश हो जाओगी। लेकिन जी मना कर देती है और कहती है कि मुझे काफी कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं नैप नहीं ले सकती। लेकिन जी पढ़ते पढ़ते सो जाती है और जैसे ही जीएक्सू जब अंदर आता है तो वो हड़बड़ाकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर जीएक्सू हंसने लगता है और उससे पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रही थी। जी कहती है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना अच्छा लग रहा था। जीएक्सू उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन जी फिर से नर्वस होकर उसे हटा देती है। जीएक्सू फिर से उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही थी। तब जी बताती है कि जब तुमने मुझे नैप के लिए कहा तो मैंने तब तुम्हें मना कर दिया था और उसके बाद जब मैं सो गई और मैंने देखा कि तुम मुझे देख लोगे, इसलिए मुझे एम्बरेस फील होने लगा। जिस पर जीएक्सू कहता है कि मैं इतना बुरा भी इंसान नहीं हूँ, अच्छा तुम अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जी कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें बार बार खुद से दूर करके अपसेट कर रही हूँ, लेकिन जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मैं नर्वस फील करने लगती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब सुनकर जीएक्सू उसे सुलाकर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीएक्सू अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो वो ग्रुप चैट में मैसेज करके सबको बताता है कि आखिरकार जीएक्सू ने गर्लफ्रेंड बना ही ली। मैसेज पढ़कर यान उसे कॉल करता है और जब तीनों कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो यान जीएक्सू से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले बॉन्ग को पता चली, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। आखिर हमें भी बताओ कि वो बदनसीब कौन है जिसने तुम्हें चुना।
जिस पर जिएक्सू कहता है कि अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ दिनों में तुम्हारे होम टाउन आने वाला हूँ और वही आकर मैं तुम्हें जरूर सारी बातें बताऊंगा। तो यान कहते है कि फिर अपने साथ जी को भी लेके आना, क्योंकि वो समर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए घर आ जाएंगी तो अच्छा होगा। जिस पर जिएक्सू हाँ कर देता है। वही हम देखते हैं कि जी जब अपने हॉस्टल वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि कल तुम कहाँ थी, जिस पर जी बताती है कि वो कल जिएक्सू के साथ थी। तो उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने लगती है कि फिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तो जी कहते कि कुछ भी नहीं, और मुझे लगता है कि मेरी उन हरकतों की वजह से जिएक्सू कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि अगली बार उससे पहले तुम ही उसे किस कर लेना, जिससे कि सब ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिएक्सू और जी स्केटिंग करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर जी जिएक्सू को स्केटिंग सिखा रहा होता है। तभी जी उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि मैं आज तुम्हें किस करने वाली हूँ। ये सुन के जिएक्सू शॉक हो जाता है। इसके बाद जी जिएक्सू को किस करने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन जिएक्सू वहाँ से भाग जाता है। फिर अंत में जिएक्सू खड़ा होकर जी को अपनी तरफ बुला रहा होता है, तो जी वहाँ स्केटिंग करते हुए आती है और उसके गले लग जाती है, जिसके बाद वो तुरंत जिएक्सू को किस कर लेती है। जिएक्सू शॉक होकर उसे देखता है और कहता है कि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं था, इसलिए ये किस मानी नहीं जाएंगी। इसके बाद दोनों दोबारा किस करते हैं और एक दूसरे को देख के हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तभी उसे कॉल आती है जिसमें उसके जॉब इंटरव्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि जी अब इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद जी और जिएक्सू को एक साथ मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जी से एक लड़की उसका वीचैट नंबर मांग रही होती है और तभी जी उन दोनों को बातचीत करता देख जेलस फील करती है। जिएक्सू कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगी, और जिससे कि वो लड़की वहाँ से चले जाती है। इसके बाद जिएक्सू जी को नाराज देख उसे मनाने लगता है। वही फिर सुपरमार्केट में एक लड़का जी से उसका नंबर मांग रहा होता है, तो जी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब जिएक्सू उसे देखकर जेलस फील करता है और कहता है कि तुम मुझसे क्या बात कर रही थी। जी बताती है कि मैंने उसे नंबर देने से मना कर रही थी और मैंने उसे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जिएक्सू बहुत खुश होता है और कहते हैं कि दोबारा से कहना। तब जी कहती है कि मैंने उससे कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। जिएक्सू मुस्कुराता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तभी उसे यान की कॉल आती है, जो कि उससे पूछता है कि क्या तुमने टिकट कर ली घर वापस आने की। तो जी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर रुक कर इंटर्नशिप कर रही हूँ और मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बताया था। ये सुनकर यान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए रुक रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम घर वापस आओ वरना मैं तुम्हें वहाँ लेने आता हूँ। जिस पर जी कहती है कि मैंने माँ पापा से परमिशन ले ली है और मुझे पता है कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए तुम जल रहे हो। यान उस पर चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है और वो फोन को कट कर देता है। जी की दोस्त जब यान की आवाज सुनती है तो कहती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है। जब उसे पता चलेगा कि तुम और जिएक्सू डेट कर रही हो तो वो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। जिस पर जी यान को तुरंत मैसेज करके अपने और जिएक्सू के बारे में बता देती है, लेकिन यान ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, इसलिए उसे मैसेज रिसीव नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जी अपने नए ऑफिस में दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसके साथ ठीक होते हैं, लेकिन उसकी सीनियर जिसका नाम सीयू है वो उसे देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी बेस्ट फ्रेंड जांग के ऊपर पानी फेंका था। जिसके बाद सीयू जी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती बल्कि उसे बहुत ज्यादा काम देने लगती है, जो देखकर यान परेशान हो जाती है कि फर्स्ट डे ही उससे इतना सारा काम करवाया जा रहा है। जी की जब ऑफिस से छुट्टी होती है तो उससे मिलने जिएक्सू फूल लेकर आता है, जिसे देखकर जी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जिएक्सू उसे एक टॉय देता है और कहता है कि जब भी तुम फ्रस्ट्रेट फील करो तो तुम इस पर अपना गुस्सा निकालना। तो जी भी उस टॉय को लेकर पटकने लगती है। जिएक्सू उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हारी और यान की लड़ाई हुई है। तो जी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। जिएक्सू कहते हैं कि तुम्हारे गुस्से को देखकर पता चल रहा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे जी को फिर से ऑफिस में सीयू बहुत ज्यादा काम देती है। काम करते करते रात हो जाती है। जिएक्सू भी आज ओवर टाइम कर रहा होता है, इसलिए जी उसे डिनर भिजवाती है, जिसे देखकर जिएक्सू के ऑफिस वाले उसे चिढ़ाते हैं। जब जिएक्सू जी को कॉल करता है डिनर के लिए थैंक यू कहने के लिए, तब उसे पता चलता है कि जी ने अभी तक लंच और डिनर नहीं किया और वो ऑफिस में ही है, इसलिए उससे कहता है कि तुम जल्दी से डिनर कर लो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद जिएक्सू जब उसे लेने आता है तो उसे थका देखकर कहता है कि तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकती हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जी के ऑफिस के सभी मेंबर एक साथ डिनर के लिए जाते हैं। वही सीयू जियांग को कॉल करके उस रेस्टोरेंट में बुला लेती है। जी ऑफिस मेंबर के साथ बोर हो रही होती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर जियांग से होती है। जियांग उसे रोककर कहते हैं कि जिएक्सू को छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और उसके डैड एक मर्डरर है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस हालत में फ्यूचर तक उसका साथ दे सकती है। जिस पर जी कहती है कि मैं दूंगी जिएक्सू का साथ और उसकी हर परेशानी में मैं खड़ी रहूंगी। जी का ये एटीट्यूड देखकर जियांग तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। ये कहकर वो वहाँ से चल जाती है। नेक्स्ट सीन में जिएक्सू जी को उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहा होता है। तभी जी को उसकी माँ की कॉल आती है, जो कि उसका हालचाल पूछ रही होती है। इसी बीच जिएक्सू से तंग कर रहा होता है। जी की माँ कहती है कि तुम हॉस्टल जाकर मुझे वीडियो कॉल करना और वो फोन कट कर देती है।
जिसके बाद जी को यान की कॉल आती है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो जी उसे बताती है कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ। तो यान कहता है कि यानी कि तुम वही हो जो कि एक लड़के के साथ आ रही हो। ये सुनने के बाद जी चारों तरफ देखने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ये में हो। तब तक सामने से यान दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों जल्दी से हाथ छुड़ा देते हैं, जिसे देखकर यान कहता है कि यानी वो तुम ही हो जिसके साथ जी इतनी रात को घूम रही है। जी तो यान को काफी कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन यान का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए वो जी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे सीधे उसके हॉस्टल लेके जाकर छोड़ता है, जहाँ पर जी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसे अंदर जाने के लिए कहता है और जिएक्सु भी कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, हम दोनों आपस में समझ लेंगे। इसके बाद यान जिएक्सु को लेकर हॉस्टल से दूर जाता है, जहाँ पर जिएक्सु से समझा रहा होता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने के लिए तुम्हारे होम टाउन आने ही वाला था। इतने में यान उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जिएक्सु दूर जाकर गिरता है और वो कहता है कि तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है, तुम चाहे मुझे जितना भी मार लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। जिसके बाद यान उसे खूब मारता है, जिससे कि जिएक्सु के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद यान वहीं पर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है। तो जिएक्सु बताता है कि 2.5 महीने से। यान कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी ही बहन मिली थी बेवकूफ बनाने के लिए। जिएक्सु कहते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं जी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और तुम तो मुझे कॉलेज टाइम से जानते हो, भला क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ। जिसकी बात सुनकर यान का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। उसके बाद दोनों जिएक्सु के घर जाते हैं, जहाँ यान फ्रिज खोलकर देखता है तो उसमें सारी चीजें जी की पसंद की होती है और तो उसकी फोटो फ्रेम देखकर भी उसे घूरा जा रहा था। तभी जिएक्सु अपनी चोट पर मरहम लगा रहा होता है। तो यान कहते हैं कि मेरे सामने नाटक मत करो, जिस पर जिएक्सु कहते हैं कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं जी के लिए कर रहा हूँ, अगर जी ने मेरी चोट देख ली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर यान कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा तुम मुझे एक पंच मार लो, जिससे कि जी को ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैंने ही तुम्हें मारा है। ये सुनते ही जिएक्सु यान को एक जोरदार पंच मारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिएक्सु जी को उसके ऑफिस से लेने आया होता है तो उसने मास्क लगाया था। जी उसके मास्क की वजह पूछती है तो जिएक्सु कहता है कि मुझे कोल्ड हुआ है, लेकिन जी को उस पर शक होता है और वो उसका मास्क हटा देती है और उसके चेहरे पे चोट का निशान देखकर सीधा वो यान के पास जाती है और उसे खींचने लगती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करूंगी, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा। जिस पर यान उसे चिल्लाता है तो जी गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है और जिएक्सु उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो जी को मनाकर वापस लाता है तो दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। जिएक्सु कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने ही मुझे मारा, बल्कि मैंने भी उसे मारा है। जब जी यान के चेहरे पर चोट का निशान देखती है तो वो जिएक्सु को डांटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। ये देख के दोनों लड़के हंसने लगते हैं और यान खुश होता है कि चलो आखिर में मेरी बहन को मेरी फिक्र तो हुई। इसके बाद तीनों मिलकर खुशी खुशी लंच करते हैं और जिएक्सु और जी मिलकर यान को चढ़ा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में होती है, जहाँ उसका सीनियर कहता है कि हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो बताइए। तभी जी अपना आइडिया सबके साथ शेयर करती है, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन बाद में सीयू उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें अपना आइडिया सबसे पहले मुझे शेयर करना चाहिए था, और क्या तुम्हारी आदत है सबकी पोजीशन छीनने की, जैसे कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड छीना। ये बात सुनकर जी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तभी जी से मिलने आया यान उसके ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है। जब जी उससे मिलती है तब यान उसे बताता है कि आज रात वो घर वापस जा रहा है। ये सुनकर जी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यान को पहले लगता है कि वो उसके जाने की वजह से दुखी है, लेकिन बाद में यान को समझ आ जाता है कि उसे किसी और बात का स्ट्रेस है। इसलिए वो जी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो जॉब को छोड़ सकती हो, मैं माँ पापा से कह के तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़वा दूंगा। तो जी हंसने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ सियाओ भी आ जाता है और जी को ऐसा रोता देख यान को मानने लगता है कि तुमने ऐसा क्या कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड रोने लगी। तब यान उसे बताता है कि जी मेरी वजह से नहीं, बल्कि वो काम के स्ट्रेस की वजह से रो रही है। तो जिएक्सु भी जी के ऑफिस के अंदर जाने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे सीनियर से बात करता हूँ, लेकिन जी उसे जैसे तैसे रोकती है। जिएक्सु जब जी को घर छोड़ने जा रहा होता है तो जी से पूछता है कि क्या तुमसे कुछ दिन पहले जियांग मिली थी। तो जी उससे कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे। जिस पर जिएक्सु कहता है कि आगे से तुम मुझसे ऐसी कोई भी बात मत छुपाना, वो तो मेरे दोस्त ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था तो मुझे इस बात का पता चल गया और मैंने तुरंत जाकर जियांग को खूब अच्छे से समझाया कि वो आज के बाद तुमसे कभी ना मिले। उसे जितना बुली मुझे करना था वो कर चुकी है, अब मैं उसे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपने हॉस्टल में होती है और तभी उसके रूम की एसी खराब हो जाती है, जिसकी कंप्लेंट करके तो उसे पता चलता है कि अब छुट्टियों के बाद ही एसी बन पाएंगी। जी अपने रूम में अकेली होती है क्योंकि छुट्टियों में उसके सारे रूममेट्स अपने अपने घर गई होती है। तभी उसे जिएक्सु की कॉल आती है जिससे जी सारी बातें बताती है, जिस पर जिएक्सु कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं
तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो अपार्टमेंट लिया है अब से तुम उसी में रहना। इसके बाद जी तैयार होकर अपना सामान लेकर उसी अपार्टमेंट में चली जाती है और अपार्टमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि जिएक्सू उसके लिए कितना एफर्ट कर रहा है। उसके बाद जी फ्रेश होने चले जाती है और जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि जिएक्सू नाइट सूट में वही बैठा होता है। तो जी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। जिएक्सू से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिएक्सू कहता है कि मैंने जो इतने दिनों से मेहनत करके जो वीडियो गेम बनाई है बस उसी को खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, आओ तुम भी एक बार इसे ट्राई करो। तो जी भी उसके करीब जाकर बैठ जाती है और गेम को देखने लगती है। लेकिन जी का पूरा ध्यान जिएक्सू पर और जिएक्सू का पूरा ध्यान जी पर होता है। जी वहाँ से जाने लगती है लेकिन उसके बाल जिएक्सू के बटन में फंस जाते हैं जिसे जी छुड़ाती है, लेकिन जिएक्सू उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यह बहुत ही रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जी सुबह जल्दी उठने का बहाना कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिएक्सू ने अपना वीडियो गेम लॉन्च कर दिया है और उसके सारे ऑफिस वर्कर्स बैठकर देख रहे थे। जैसे ही न्यूज 100% तक चला जाता है तो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उनका वीडियो गेम सक्सेसफुल रहा। वही हम देखते हैं कि जी अपना इंटर्नशिप पूरा कर चुकी है और वो सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट दे रही होती है। जी सीईओ को भी गिफ्ट देती है जिसे सीईओ एक्सेप्ट करती है। तभी जी उससे कहते हैं कि मैंने आपके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया क्योंकि जिएक्सू कभी उसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। आपको मेरे बारे में जो भी गलतफहमी है मैं चाहती हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द दूर करें। जिससे सीईओ को भी अब धीरे धीरे जी पर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिएक्सू अपने गेम के सक्सेसफुल होने के बाद कुछ दिन की छुट्टी लेता है ताकि वो जी के साथ टाइम स्पेंड कर सके और वो जी से हॉलीडे पर जाने के लिए जगह डिसाइड करने को कहता है। लेकिन जी उसके सारी जगहों को रिजेक्ट कर देती है। जी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है जिएक्सू को अभी पैसे की परेशानी है और वो उसके पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहती है। लेकिन जिएक्सू उसकी बात समझ नहीं पाता। फिर जी कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम बीच एंड कैंपिंग के लिए चलते हैं और वो उसकी सारी तैयारी कर लेती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है और लगातार बारिश हो रही होती है जिसकी वजह से उनका कैंपिंग का प्लान कैंसिल हो जाता है और जी बहुत ज्यादा दुखी होती है। जिसे देखकर जिएक्सू इंडोर कैंप का आइडिया सजेस्ट करता है जो सुनकर जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जी कैंप लगाना शुरू कर देती है और वो टेबल सेट कर रही होती है। जिएक्सू उसे अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों रोमांटिक पल एक साथ बिता ही रहे होते हैं और तभी जी को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है जहाँ जी अपनी मॉम को बताती है कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में इंडोर कैंप लगा रही है और वो जिएक्सू को छिपने के लिए कहती है ताकि वो उसकी मॉम की नजर में ना आए। इसके बाद जी की मॉम उसको पूरा रूम दिखाने के लिए कहती है तो जी जिएक्सू को उन दोनों की फोटो छिपाने के लिए कहती है। जिएक्सू जैसे ही उस फोटो को छिपाने जाता है तो जी उससे टकराकर नीचे गिर जाती है और ये सारी चीज यान खड़ा होकर देख रहा होता है जो कि समझ जाता है नीचे जरूर जिएक्सू होगा और वो दोनों को चिढ़ाने लगता है। आखिर जी किस चीज से लड़कर गिर गई, जरा हमें भी तो दिखाओ। जी उसका मुंह बंद करने को कहकर जल्दी से फोन को कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपना इंटर्नशिप खत्म करके अपने घर कुछ दिनों की छुट्टियों पर आई होती है जहाँ वो अपने माँ पापा को सरप्राइज देती है और उसके बाद वो अपना काफी समय अपने रूम में बिता रही होती है जिससे कि उसकी माँ को शक होता है कि जरूर उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है और ये सारी बातें वो अपने हस्बैंड से करती है। उसके बाद जी के मॉम डैड उससे बात करने आते हैं कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम हमें बता सकती हो। जी बताते हैं कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है लेकिन उसकी उम्र मुझसे थोड़ी ज्यादा है। ये बात सुन के दोनों ही थोड़े शॉक हो जाते हैं कि आखिर जी बड़ी उम्र के लड़के के साथ कैसे डेट कर सकती है। तभी जी जिएक्सू को कॉल करके सारी बातें बताती है, इसलिए जिएक्सू भी छुट्टी लेकर जी के होम टाउन आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जी यान को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मना रही होती है कि उसे लेकर चले और जिएक्सू से मिलवाए। इस बारे में वो मॉम और डैड को ना बताए तो यान मान जाता है और वो जी के साथ जिएक्सू को लेने उसके होटल पहुंच जाता है जहाँ वो तीनों एक साथ अपने पुराने दोस्त से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि जिएक्सू की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यान की बहन है और वहाँ पर जी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है इसलिए जिएक्सू उसे घर छोड़ने आता है जहाँ जी उसे पूछते है कि क्या तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है तो जिएक्सू कहता है कि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, चलो आज टेस्ट करते हैं और वो जी को किस कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे एलर्जी है और वो जी को बार बार किस कर रहा होता है जो कि जी की माँ देख लेती है। जी जब घर के अंदर आती है तो मॉम उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें और जिएक्सू को एक साथ देखा है और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है क्योंकि पहली बात तो जिएक्सू तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है और दूसरी की उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। जिस पर जी कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जिएक्सू से प्यार करती हूँ और मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। अगली सुबह जी पार्क में बैठकर जिएक्सू का इंतजार कर रही होती है। तभी जिएक्सू पीछे से आकर उसे डराता है और उसके बाद वो उसके उदास होने की वजह पूछता है। तब जी उसे सारी बातें बताती है। तब जिएक्सू कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए आया था
था। ये सुनकर जी थोड़ी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सू जी के घर आया हुआ होता है, जहाँ उसके डैड अकेले होते हैं और वो जैक्सू से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और जी के बारे में पता है, तुम जी का पूरा ख्याल रख रहे हो, मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड अभी भी कोमा में है और तुम्हारे उनके प्रति बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हमने बचपन से जी को कभी कोई कमी नहीं होने दी और हम ऐसा ही उसके फ्यूचर में भी चाहते हैं, इसलिए तुम एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचो, क्या ये रिश्ता ठीक है या नहीं। जी जब घर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने जैक्सू को घर पर बुलाया था, तो वो जैक्सू को कॉल करके कहती है कि तुम प्लीज डैड की बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। जिस पर जैक्सू थोड़ा इमोशनल होता है और जी से कहता है कि वो आज रात की फ्लाइट से ये वापस जा रहा है। जो सुनकर जी को ऐसा लगता है कि जैक्सू से उसके मॉम डैड ने कुछ ऐसा कहा है कि वो अब गिव अप कर देगा, इसलिए जी सुबह की फ्लाइट लेकर सीधा ये चली जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पे जैक्सू से लेने आता है। तो जी उसे हक करती है और उसे कुछ चीट देती है जो कि उसने बचपन में जैक्सू के लिए लिखा था, जिसमें जी ने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। तभी जी उसे बताती है कि तुम्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा और ऐसा लगेगा कि मैं मेंटल हूँ, लेकिन मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ और जब मैं हाई स्कूल में थी और ये आई थी तो मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई थी। ये सारी बातें सुनकर जैक्सू थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि जी ने उसके लिए कितना इंतजार किया है और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो जी को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, भले ही तुम्हारे मॉम डैड हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर दे, मैं उनसे लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक्सू अपने डायरेक्टर से कहता है कि मैं अब इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ और अपनी खुद की कंपनी जी के होम टाउन में स्टेबल करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके मॉम डैड को सिक्योरिटी दे सकूं कि मैं जी को फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके डायरेक्टर पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और कहते हैं कि हमसे जितना बन सके हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सू को उसके डैड के हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए जैक्सू जल्दी से वहां जाता है और अपने डैड के पास बैठे सारी पुरानी बातों को याद करके रोता है, जो कि शायद उसके डैड भी सुन रहे होते हैं और तभी उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि जैक्सू बिल्कुल टूट ही जाता है और वो जी से कहता है कि अब मैं अनाथ हो गया और वो कह के खूब रो रहा होता है। उसके बाद जैक्सू जी को अपने मॉम के ग्रेव पे लेके जाता है और वो अपनी मॉम से जी के बारे में बताता है। जी भी अच्छे से जैक्सू की मॉम को ग्रीट करती है और वादा करती है कि वो फ्यूचर में जैक्सू का अच्छे से ख्याल रखेंगी और उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। जैक्सू जी को अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई 2 साल कंप्लीट करो और मैं तुम्हारे होम टाउन जाकर कंपनी स्टेबल करता हूँ, ताकि जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम दोनों तुम्हारे होम टाउन में ही तुम्हारे मॉम डैड के पास सेटल हो जाएंगे। ये बात सुनकर जी बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती कि मैं 2 साल तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। जैक्सू उसे बहुत ज्यादा समझाता है और काफी समझाने के बाद वो उसे मना ही लेता है। आगे हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन जैक्सू जी के होम टाउन जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी और जी की फोटोज बैग में रखता है। जी जैक्सू के लिए खाना बना रही होती है, तभी जैक्सू उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। इसके बाद दोनों अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद जी जैक्सू के साथ एयरपोर्ट पर आती है, जहाँ पर जी बार बार उसके पीछे जा रही होती है और वो उसे वहाँ से जाने नहीं देती। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। जैक्सू उसे काफी समझाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक्सू ने काफी मेहनत करके अपनी नई कंपनी को सेटल कर चुका है। इसके बाद वो जी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने इस बारे में काफी सोचा और इसलिए मैंने अपनी नई कंपनी यहीं पर ही सेटल कर चुका हूँ, ताकि फ्यूचर में जी को कोई भी परेशानी नहीं हो और वो आप लोगों के साथ ही यहाँ पर आराम से रह सके। ये सारी बातें सुनकर जी के पेरेंट्स उनके रिश्ते को परमिशन दे देते हैं, जिससे कि जैक्सू बहुत खुश होता है और वो घर आने के बाद जब जी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है तो उसे सारी बातें बताता है, जो सुनकर जी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जी जैक्सू से बताती है कि उसने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था और एक नया गेम इन्वेंट किया था और वो उस कंपटीशन को जीत गई है, जिसके अवार्ड में उसे कुछ दिनों बाद बुलाया जाएगा। वो जैक्सू को भी उस इवेंट आने के लिए कहती है ताकि वो उसके सामने अपना अवार्ड ले सके, लेकिन जैक्सू से कहता है कि मैंने अभी नई कंपनी स्टार्ट की है, इसलिए वो छुट्टी नहीं ले सकता। जिस पर जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें फोटो सेंड कर दूंगी। इसके बाद हमें अवार्ड वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी और उसकी फ्रेंड्स मौजूद होती है और तभी जैक्सू पीछे से आकर जी को सरप्राइज देता है। जी उसे देखकर चौंक जाती है और उसे पूछते है कि तुमने तो आने से मना किया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे? तब जैक्सू से कहता है कि मुझे भी इस अवार्ड में इनविटेशन आया था और तुमने भी मुझे बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। इसके बाद जैक्सू जी से कहता है कि मैंने जो टाई लगाई है वो थोड़ी सी टाइट है, क्या तुम इसे सही कर सकती हो? तो जी जैसे ही उसे सही करने जाती है जैक्सू उसे किस कर लेता है, जो देखकर जी चौंक जाती है। तभी जैक्सू को स्टेज पर बुलाया जाता है, जो कि इस इवेंट का चीफ गेस्ट होता है, जो सुनकर जी बहुत ज्यादा हैरान होती है। बाद में जैक्सू ही जी को अवार्ड देता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं और एक साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसी तरह 2 साल बीत चुके होते हैं। जी और उसके फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और वो सभी सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पर आते हैं, जहाँ पे जी की दोस्त के बॉयफ्रेंड ने प्लान किया होता है कि वो उसकी फ्रेंड को प्रपोज करेगा, इसलिए जी उसकी फ्रेंड को वॉशरूम का बहाना करके भेज देते हैं और
सभी उसको सरप्राइज देने की तैयारी में जुट जाते हैं। और जैसे ही तैयारी पूरी हो जाती है तो जी अपनी फ्रेंड को वापस बीच पर लाती है और उसे चारों तरफ फूलों के बीच में खड़ा कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे ही खड़ा कर वहाँ से वापस आ जाती है। दरअसल ये सारी प्लानिंग जिएक्सू की थी, जो कि जी को प्रपोज करना चाहता था और वहाँ पर जी के पेरेंट्स और यान भी शामिल होता है। जैसे ही जिएक्सू जी को प्रपोज करता है वो तुरंत हाँ कर देती है और सभी लोग दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ हिडन लव की सीरीज यही खत्म होती है। ऐसे ही और ड्रामास का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज के साथ।